रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस वाइफ एपिसोड 3। वही ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे सब अपने कामों में इस तरह व्यस्त थे मानो अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सांस ली तो उनका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, क्योंकि मिहिर ने अपने गुस्से की वजह से कितने लोगों को फायर कर चुका था। वही केविन में मिहिर जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने फैले जंगलों में से जानवरों की खतरनाक आवाज सुन रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। नहीं, जब अपने जेब से फोन निकलते हुए फोन आईडी पर देखा है तो बिना किसी भाव के फोन रिसीव करते हुए अपने कान पर लगता है। तभी फोन के दूसरे साइड से दादाजी अपने रोबदार आवाज में मिहिर से कहते हैं, मिहिर कहाँ हैं आप, हम यहाँ आपका कब से वेट कर रहे हैं, आप आधे घंटे में मुझे मेरे नजरों के सामने मौजूद चाहिए। इतना कहते हुए दादाजी कॉल कट कर देते हैं। वही दादाजी की बात सुन मिहिर की पकड़ अपने फोन पर टाइट हो जाती है। अब आगे मिहिर केविन से निकलते हुए अपने कदम प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आती है। मिहिर बिना एक्सप्रेशन के एक नज़र सारे एम्प्लॉइज पर डालते हुए ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है। वही जितने भी एम्प्लॉइज थे मिहिर के देखते ही मानो उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गई हो। मिहिर जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो सामने 10-12 कार्स खड़ी थी। मिहिर को देखते हुए जितने भी बॉडीगार्ड थे सब सतर्क हो जाते हैं। वही जब डेविल की नजर मिहिर पर में पड़ती है तो फटाफट से कार का डोर ओपन करता है। मिहिर इस वक्त बिल्कुल किसी माफिया किंग की तरह लग रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मिहिर आगे बढ़ते हुए कार में बैठ जाता है। मिहिर के बैठते ही डेविल भी ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ जाता है। उनके बैठने ही ड्राइवर कर स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ बॉडीगार्ड मिहिर के कार को प्रोटेक्ट करते हुए उसके आगे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी कार्स रायजादा मेंशन के पास आकर रुकती है। डेविल फटाफट कार से बाहर निकलते हुए मिहिर के कार का दरवाजा खोलता है, जिसके साथ ही मिहिर कार से बाहर निकलता है। मिहिर को देखते ही एंट्रेंस गेट पर जितने भी बॉडीगार्ड थे सब अपना सर झुकाते हुए मिहिर के सामने खड़े हो जाता है। मिहिर बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कदम रायजादा मेंशन में बढ़ा देता है। वही हॉल में इस वक्त हाल में रायजादा और अग्रवाल फैमिली मौजूद थे, जो एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे। इस वक्त एक सोफे पर पूरी रायजादा फैमिली बैठी हुई थी। वही उनके सामने अग्रवाल फैमिली बैठे हुए थे। पीहू जो इस वक्त माया के सामने बैठी हुई थी, माया को घूरते हुए बार बार अपना मुंह बनाए जा रही थी, जिसे देखते हुए आरुष जो उसके ही पास में बैठा हुआ था वो पीहू के कान में कहता है, ए बंदरिया अपना मुंह ठीक कर। आई नो तुझे ये चुड़ैल पसंद नहीं है, लेकिन तुझे पता है ना ये हमारी भाभी बनने वाली है। आयुष की बात सुनते हुए पीहू उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, भाई दादू को भी यही लड़की मिली जिसे इतना भी तमीज नहीं है, बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहने जाते हैं। पीहू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि माया ने इस वक्त एक ब्लैक मिनी बॉडी कॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसकी बॉडी आधी से ज्यादा सिविल ही हो रही थी। तभी कोमल जी उन दोनों को गुस्से में घूरते हुए चुप करवा देती है। कोमल जी को गुस्से में देख दोनों भाई बहन अपना चेहरा नीचे झुकते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी पीहू अपनी नजर घूमते हुए गेट की तरफ करती है, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। पीहू अपनी एक साइड भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, भाई। पीहू की बात सुनते हुए सबकी नजर एंट्रेंस गेट पर जाती है, जहां मिहिर इस वक्त अपने एक हाथ को जेब की पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ में अपने ओवरकोट डाले, एक तक बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखे जा रहा था। वही मिहिर को देख कोमल जी और देव जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कोमल जी अपनी जगह से खड़ी होते हुए मिहिर की तरफ अपने कदम को बढ़ते हुए प्यार से मिहिर से कहती है, आप आ गए बेटा। कोमल जी की बात सुनते हुए मिहिर अपने गुस्से भरी नजरों से कोमल जी को घूर कर देखता है, जिसे देखते हुए कोमल जी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। मिहिर बिना कोमल जी पर ध्यान दिए अपने कदम एक सिंगल सोफे की तरफ बढ़ते हुए बैठ जाता है। इस वक्त मिहिर के बैठने का स्टाइल हद से ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा था। मिहिर के आसपास से निकलने वाला ऑरा खतरनाक होने के साथ साथ उसे माफिया किंग की तरह वेब दे रहा था। इस वक्त पूरे मेंशन में खामोशी छाई हुई थी, जो हर किसी को अंदर तक डरने के लिए मजबूर कर रहे थे। तभी दादाजी अपने रोबदार आवाज में फैसला सुनाते हुए अपने दोस्त मिस्टर महेश अग्रवाल से कहते हैं, महेश जैसा कि हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी पोती की शादी में अपने पोते मिहिर से करवाऊंगी। वही मिहिर जो इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपने फोन को स्को कर रहा था, दादाजी की बात सुनते हुए उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा आने लगता है, लेकिन किसी का भी ध्यान मिहिर की तरफ नहीं था, सिवाय कोमल जी के छोड़कर। कोमल जी मिहिर के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। दादाजी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहते हैं, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द तुम्हारी पोती इस घर की बहू बने। दादाजी की बात सुन अग्रवाल फैमिली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कौन नहीं चाहता था इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवाना, ऊपर से रायजादा फैमिली अमीरी में न्यूयॉर्क में नंबर 1 पोजीशन पर थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो
उनकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वही दादाजी की बात सुनते ही माया के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। माया मन खुद से कहती है आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत जल्द बनने वाली हूँ इस दुनिया की क्वीन। तब मैं तुम्हें बताऊंगी मिहिर राइज द माया अग्रवाल की बेइज्जती करने का क्या नतीजा होता है। तुम्हें मैं अपने पैरों के नीचे ना लाई तो मेरा नाम भी माया नहीं। वही मिहिर जो इतने वक्त से खामोश बैठा था वो अपनी मिस्टीरियस वॉइस में अपने दादाजी की आंखों में देखते हुए कहता है मैं इस लड़की काया से शादी के लिए रेडी हूं। वही मिहिर के मुंह से काया सुनते ही पीहू और आरुष की हंसी निकल जाती है। वही माया जो मिहिर के मुंह से अपने नाम की बेइज्जती होता देख गुस्से में लाल हो रही थी। पीहू और आरुष के हंसते ही उसकी मुट्ठी काश जाती है। माया अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए मिहिर से कहती है मिहिर शायद तुम्हें पता नहीं मेरा नाम माया है काया नहीं। लेकिन मिहिर ने तो माया की तरफ देखा ही नहीं जिसे देखते हुए माया को इंसल्टिंग फील हुआ। वही माया की मॉम को भी मिहिर पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वह मिहिर का कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने ऐसा किया तो अपनी बेटी की शादी में ही से करवाने का सपना सपना ही रह जाता। वही मिहिर की बातें सुनते हुए दादाजी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। मिहिर अपने उसी मिस्टीरियस वॉइस में अपने दादाजी से कहता है मेरी एक शर्त है। वही मिहिर की शर्त वाली बात सुन सबका ध्यान में ही के तरफ चला जाता है। सब जानने के लिए बहुत ही बेताब थे कि मिहिर आगे क्या कहने वाला है। मिहिर अपने बात को आगे बढ़ते हुए कहता है मैं चाहता हूं कि शादी इंडिया में हो। मिहिर की बात सुनते हुए अग्रवाल फैमिली को राहत मिलती है। वही दादाजी मिहिर की बात सुन कहते हैं हमें आपकी शर्त मंजूर है। मिहिर वही दादाजी की बात सुन मिहिर के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है जिस किसी ने भी नोटिस नहीं किया। मिहिर अपने सीट से खड़ा होते हुए अपने कदम अपने रूम की ओर बढ़ा देता है। ऐसे ही कुछ देर बाद सब कुछ सॉर्ट आउट करते हुए अग्रवाल फैमिली वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में माही और मेघा ने अपनी सारी क्लासेस ले लिया था। इस वक्त वह दोनों कैंटीन में मौजूद थे। माही इस वक्त बिना किसी भाव के बैठे एक तक अपने फोन को स्कोर करते हुए अपनी ब्लैक कॉफी पी रही थी। माही जो टेबल पर बैठी थी उसके राइट साइड इवान के ग्रुप के मेंबर बैठे हुए थे और दूसरे साइड आदित्य के मेंबर बैठे हुए थे। इस वक्त आदित्य और इवान दोनों अपनी तिरछी नजरों से माही को देखे जा रहे थे। तभी सिया आते हुए माही के साइड वाली चेयर पर बैठते हुए अपनी मासूम वॉइस में माही से कहती है माही। वही माही जिसको पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उसके पास कोई बैठा है लेकिन फिर भी उसने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। वही जितने भी कैंटीन में स्टूडेंट थे उन सब का ध्यान माही के टेबल पर ही चला जाता है क्योंकि उन सबको ही पता था जहां सिया और माही हो वहां तमाशा होता ही है। लेकिन इन सबसे उल्टा माही अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है कैसी हो सिया। मेघा तो अपनी आंखें फाड़े बस माही को देख रही थी क्योंकि मेघा को शुरू में लगा था कि माही आदित्य को इम्प्रेस करने के लिए सिया से अच्छी तरह पेश आ रही है। लेकिन मेघा की सोच बिल्कुल उल्टी थी क्योंकि मेघा ने देखा जब से वो कैंटीन में आए हैं माही ने एक नज़र भी उठकर आदित्य की तरफ नहीं देखा। वही सिया माही की मुस्कुराहट देख जल भून जाती है। वो अपनी जलन दबाते हुए माही से कहती है माही क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी प्लीज। माही मना मत करना। इतना कहते हुए सिया अपना चेहरा मासूम बना लेती है जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन माही को अच्छे से अंदाजा था कि इस महसूस से चेहरे के पीछे कितने शातिर लड़की मौजूद है। माही मना करते हुए कहती है नहीं सिया एक्चुअली आज मुझे इंपॉर्टेंट काम है मैं नहीं आ सकती। इतना कहते हुए माही वापस अपनी ब्लैक कॉफी पीने लगते हैं। माही के मन कर देने से सिया का चेहरा बिगड़ जाता है जिसे माही भी अपनी बाज जैसी नजरों से देख रही थी। सिया अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए माही से कहती है प्लीज प्लीज माही चलो ना हमारे साथ प्लीज। देखो हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और तुम भी तो मेरी फ्रेंड होना और फ्रेंड से भी ज्यादा मेरी बहन होना और अगर तुमने मना किया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए सिया अपना मुंह फुला लेती है लेकिन माही के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। माही कुछ देर सिया के चेहरे को नोटिस करते हुए मेघा की तरफ देखती है जो अपनी आंखों में एक्साइटमेंट लिए उसे ही देख रही थी। कुछ देर बाद माही उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। माही के हाँ करते ही सिया के चेहरे पर एक टेडी स्माइल आ जाती है मानो वो माही के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान कर रही हो। कुछ टाइम बाद सारी क्लासेस लेने के बाद उन सब की कार कॉलेज गेट से निकल जाती है। इस वक्त एक कार में मेघा और माही मौजूद थे।
दूसरी कार में लिजा, अंकित और रवि मौजूद थे और सबसे लास्ट कार में आदित्य और सिया थे। वैसे तो आदित्य को सिया के साथ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि माही भी उन सब के साथ आ रही है तो न जाने क्यों वह भी उन सब के साथ आ गया। वही सिया अपने फोन में किसी को मैसेज करती है जिसके जवाब में दूसरे तरफ से ओके कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ से ओके का रिप्लाई मिलते ही सिया के चेहरे पर एक टैडी स्माइल उभर जाती है जिस पर आदित्य की नजर नहीं पड़ती। कुछ देर बाद उन सब की गाड़ी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मॉल के बाहर खड़ी थी जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही एंटर कर सकते थे। आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि इस मॉल का ओनर कौन है। सबको यही लगता था कि इस मॉल का ओनर कोई ओल्ड मैन है। खैर वो सब अपनी कारें शॉपिंग मॉल के पार्किंग लोट में खड़ा करते हुए मॉल की और अपने कदम बढ़ा देते हैं। सब मॉल में एंटर करते हैं। उन सब के फेस पर इस वक्त नॉर्मल भाव थे क्योंकि वो सब इतने एक्सपेंसिव मॉल में आते जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ मेघा, वह तो अपनी आंखें हैरानी से फारे एक तक उसे मॉल को अपनी आंखों से स्कैन कर रही थी। सिया इस वक्त माही का चेहरा देख रही थी जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिसे देखते हुए सिया के चेहरे पर थोड़े हैरानी के भाव थे क्योंकि माही बचपन से ही अकेले रहा करती थी, इसलिए सिया ने माही की सबके सामने बेइज्जती करने के लिए इतने बड़े मॉल में लाई थी। तभी मॉल के स्टाफ आते हैं और उन सबका वेलकम करते हैं। क्योंकि उन सबका यहाँ आना जाना लगा रहता था, तभी एक फीमेल स्टाफ की नज़र मेघा और माही पर पड़ती है। वो फीमेल स्टाफ माही को देखते हैं जिसने इस वक्त ब्लैक सिंपल फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिसे देखते हुए उसे लड़की के चेहरे पर घिन भारी भाव आ जाते हैं जिसे सब नोटिस कर रहे थे, इवन माही भी। तभी वो फीमेल स्टाफ माही और मेघा को टोकते हुए कहती है, तुम दोनों को अंदर किसने आने दिया? शायद तुम दोनों को अंदाजा नहीं है, यहाँ पर लोअर क्लास लोग नहीं आते। मेघा को उसे लड़की पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेघा उसे लड़की को कुछ कहती उससे पहले ही माही उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपनी आंखों से उसे शांत होने का इशारा करती है। ना चाहते हुए भी मेघा को माही की बात माननी पड़ी। वही माही की बेइज्जती होता देख सिया के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है जिसे माही भी नोटिस कर लेती है। सिया अपने मुस्कान को छुपाते हुए उसे फीमेल स्टाफ से कहती है, ये दोनों मेरे साथ आए हैं। वही वो स्टाफ सिया की चापलूसी करते हुए कहती है, वैसे मैम क्या ये दोनों आपकी कोई सर्वेंट है? आदित्य को उसे फीमेल सर्वेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य उस स्टाफ को कुछ कहता उससे पहले ही सिया अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये दोनों मेरी फ्रेंड है। तभी आदित्य की नज़र माही के चेहरे पर पड़ती है जो बिना किसी एक्सप्रेशन के एक तक सामने देख रही थी, मानो उसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन माही के आसपास से निकलने वाला ऑरा बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। वो स्टाफ एक नज़र माही के ऊपर डालते हुए उन सबको सेकंड फ्लोर पर ले जाती है। कुछ देर बाद लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर खुलती है जहां चारों तरफ ब्रांडेड कपड़े रखे हुए थे। वह फ्लोर बहुत ही बड़ा था जिसके राइट साइड में बॉयज के रिलेटेड एक्सपेंसिव क्लॉथ रखे हुए थे, वहीं उसके कुछ दूरी पर गर्ल्स के कपड़े रखे हुए थे जिसमें ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न भी मौजूद थे। तभी मैनेजर दौड़ते हुए उन सबके पास आता है और अपनी घबराई हुई आवाज में आदित्य से कहता है, आए सर, आए, आप सब खड़े क्यों हैं? इतना कहते हुए मैनेजर उन सबको उसे फ्लो के प्राइवेट एरिया में ले जाते हैं जहां पर सिर्फ अमीर घर के लोग ही जा सकते थे। मैनेजर उन सबको बैठे हुए आदित्य से पूछता है, सर आप कुछ लेंगे? आदित्य बिना एक्सप्रेशन के एक नज़र माही को देखा है जो फोन में कुछ कर रही थी। आदित्य माही के चेहरे से अपनी नज़र हटाते हुए उसे मैनेजर से कहता है, हम सब के लिए ब्लैक कॉफी। आदित्य की बात सुनते हैं वह मैनेजर ओके कहते हुए चला जाता है। कुछ ही देर में उन सबके लिए ब्लैक कॉफी और स्नैक्स उन सबके टेबल पर मौजूद थे। तभी माही का ध्यान एक ड्रेस पर जाता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, जो एक पर्पल कलर की प्रिंसेस गाउन थी। उसे ड्रेस के साइड बॉर्डर में डायमंड से वर्क किया हुआ था। माही अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कदम उसे ड्रेस की ओर बढ़ा देती है। वही सिया जो देख लेती माही उसे ड्रेस की ओर बढ़ रही है, ये देखते हुए उसके आंखों में एक चमक आ जाती है। सिया अपने पास ही मौजूद उस फीमेल स्टॉप को आंखों से कुछ इशारा करती है। वही वो लड़की सिया के इशारों को समझते हुए अपनी नज़र माही पर करती है जो एक तक अपने सामने उसे ड्रेस को देख रही थी। ये देखते हुए उसे फीमेल स्टाफ की आंखों में घिन नजर आने लगती है। वही माही वो ड्रेस टच करने ही वाली होती है, तभी वो स्टॉप
उसके हाथ को बीच में रोकते हुए माही से कहती है, हे यू, तुम एड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम जानती भी हो ये कितना महंगी ड्रेस है। माही उसे लड़की पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ी रही थी, तभी वो फीमेल स्टाफ जानबूझकर माही से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सामने राखी ड्रेस गिर जाती है, जिससे सबका ध्यान माही की तरफ चला जाता है। इस वक्त आदित्य अपने इम्पोर्टेंट को रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ गया हुआ था। वह लड़की माही के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी ड्रेस गिरने की, अब इसका पे कौन करेगा? तुम्हें पता भी है इस ड्रेस की कीमत कितनी है? 50 करोड़। तुमने कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? तभी सिया माही के करीब आते हुए जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए उसे फीमेल स्टाफ को कहती है, इस ओके, मैं इसका पेमेंट कर दूंगी। मैम, आप जानती नहीं, ऐसे 2 टेक की लड़की पैसे इतने के लिए आप जैसी अमीर लड़कियों के पीछे पड़ी रहती है। अरे ऐसी लड़कियां तो पैसों के लिए किसी भी मर्द के बिस्तर को गर्म। माही जो इतनी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करी हुई थी, उसे लड़की की बात सुनते ही माही का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे स्टाफ के गाल पर एक खींचकर जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी आवाज पूरे मॉल में गूंज उठती है। वो लड़की इस वक्त अपनी गाल पर हाथ रख नीचे फ्लो पर गिरी हुई थी, उसके लिप्स से इस वक्त हल्की हल्की ब्लड दिख रही थी। इस वक्त माही की आंखें हद से ज्यादा लाल हो रखी थी। माही के आसपास से निकलने वाला ऑरा किसी हेल क्वीन की तरह दिख रही थी, जिससे वहां पर मौजूद हर एक शख्स की रूह कांपने पर मजबूर कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त नीचे गिरी हुई थी, वह बिना माही पर ध्यान दिए माही को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाती ही है, तभी माही उसके हाथ को बीच में रोकते हुए उसके पीठ से लगा देती है और अपनी खतरनाक आवाज में उसे लड़की से कहती है, तुम जैसी स्टॉप बताएगी कि मेरी हैसियत हम। माही अपने दूसरे हाथ को बढ़ाते हुए उसे लड़की के जबड़े को पकड़ते हुए चिल्ला कर कहती है, क्या कहा तूने अभी कि मैं पैसों के लिए किसी भी मर्द के बिस्तर गर्म? किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी इस वक्त उन दोनों के बीच में आने की। मेघा ने माही को इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा था, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी माही को रोकने की। तभी आदित्य अपनी बात कंप्लीट करते हुए जब सामने देखा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए आदित्य आगे बढ़ते हुए रवि और अंकित के पास खड़ा हो जाता है। इस वक्त आदित्य के चेहरे से देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता वह क्या सोच रहा है, लेकिन अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखों में एक चमक होती है। तभी वहां हड्डी टूटने की आवाज आती है, जिससे सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही वो लड़की चिल्लाते हुए अपने आप को माही से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन माही अपने गुस्से में इस कदर पागल हो गई थी कि माही को उस लड़की के रोने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या कहा तूने? मेरी औकात नहीं है ये ड्रेस करने की, हम इतना कहते हो? माही की खतरनाक हंसी उसे मॉल में गूंजने लगती है। हाँ हाँ हाँ, जो किसी को भी डराने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी उसे मॉल में धीरे धीरे ब्लैक ड्रेस पहने वर्ल्ड ट्रेनिंग बॉडीगार्ड उसे मॉल को घेर लेते हैं, जिनके ड्रेस पर एक डिजाइनिंग में एम का लोगो लगा हुआ था, जिसे देखते हुए सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं, लेकिन माही के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। आदित्य के पास में खड़ा अंकित आदित्य के कान में अपनी सरप्राइज भरी आवाज में कहता है, ब्रो ये तो हेल क्वीन के गॉड्स है ना, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंकित की बात सुन आदित्य उसे अपनी आंखों से घूरता है, जिसे देखते हुए अंकित चुपचाप सामने देखने लगता है। वही इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देख उसे माल का मैनेजर भी वहां आ जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड एक चेयर लाते हुए माही के पास रखता है और चुपचाप अपना सर झुकाए पीछे चले जाते हैं। माही चेयर पर बैठते हुए बॉडीगार्ड को देखते हैं। माही का इशारा समझते हुए बॉडीगार्ड अपने कैप्टे हाथों से सिगरेट निकालते हो माही के सामने रखता है और दूसरा बॉडीगार्ड लाइटर से उसे सिगरेट को जलता है और चुपचाप माही के चेयर के पीछे खड़े हो जाते हैं। माही सिगरेट की लंबी लंबी सांस लेते हुए एक तक सामने देखे जा रहे थे। इस वक्त मॉल में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ उन लोगों की सांसों की आवाज उसे मॉल में गूंज रही थी। वही मैनेजर जो इतने सारे बॉडीगार्ड के पीछे खड़ा था, उसे सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कभी एक बॉडीगार्ड साइड होता है, जिससे उसे मैनेजर की नजर माही पर जाता है। मैनेजर जब माही को देखा है तो उसके हाव भाव बिगड़ जाता है। उसे मैनेजर की आंखों में माही के लिए डर साफ साफ नजर आने लगता है। वो अपने कैप्टे पैरों से माही के पैरों में गिर जाता है और अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, बॉस आप। यह मैनेजर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने माही को नहीं देखा था। वही उसे मैनेजर के मुंह से बॉस सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वो सब एक तक माही के चेहरे को देखने लगते हैं। आप हमें बोल देते, हम आ जाते, आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? वही सिया ये सब देख रही
थी उससे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो थोड़ी गुस्से भरी आवाज में उसे मैनेजर से कहती है, तुम इसके पैर क्यों पड़े हो, क्या तुम इसे जानते हो? सिया की बातों का मैनेजर कोई जवाब नहीं देता, वो तो बस अपनी नजरें झुकाए माही के सामने खड़ा था। तभी वो फीमेल स्टाफ जो ये सब देख रही थी वह गुस्से में माही को देखते हुए मैनेजर से कहती है, सर आप इस लड़की के पैर क्यों पड़े हैं? उसे लड़की की बात सुन मैनेजर गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, चुप हो जाओ बदतमीज लड़की, क्या तुम जानती हो ये कौन है? पूरे की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कौन है लड़की और आप इसके पैर क्यों पड़े हैं? जरूर इसने आपको भी सेटिस्फाई किया होगा। तभी उसे मॉल में लगातार गोली चलने की आवाज आती है। इसी के साथ उसे लड़की की डेड बॉडी नीचे जमीन पर गिर जाती है। गोली किसी और ने नहीं माही ने चलाई थी। माही गुस्से से इस वक्त कांप रही थी। माही गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहती है, क्लीन द ब्लडी मेस। माही के इतना कहते ही 2 मिनट के अंदर वो फ्लो पूरा साफ हो चुका था, जिसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाई जा सकता था कि अभी कुछ देर पहले वहां पर क्या हुआ था। मेघा जो ये सब देख रही थी, माही के गोली चलाते देखा उसकी चीख निकल जाती है और वह बेहोश हो जाती है। मेघा गिरती उससे पहले ही अंकित उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। सिया जो ये सब देख रही थी वह माही के सामने जाते हुए उससे कहती है, माही यह क्या तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने ऐसा करके हम सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। लेकिन माही बिना सिया को जवाब दिए एक नज़र सबको घूरती है तो उसकी नज़र मेघा पर जाती है, जिसे देखते हुए माही अपने एक बॉडीगार्ड को आंखों से कुछ इशारा करती है, जिसे समझते हुए वो बॉडीगार्ड अपना सिर रिस्पेक्ट में झुका लेता। माही जब मॉल से निकलती है तो सामने लाइन में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी और उस मॉल के चारों तरफ बॉडीगार्ड तैनात थे जो माही को देख अपना सर झुकाए खड़े थे। एक बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है। माही आगे बढ़ते हुए एक नज़र पीछे घुरकर उसे मॉल को अपनी खूंखार नजरों से देखते हुए कार में बैठ जाती है। वही मॉल से धीरे धीरे अंकित, आदित्य, रवि, सिया भी निकल जाते हैं। तभी आदित्य के चलते कदम रुक जाते हैं। आदित्य एक तक सामने देख रहा था जहां माही बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में ही घुरे जा रही थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ वह माल पूरा राख हो जाता है, जिससे सब घबराते हुए अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो माल कुछ देर पहले ठीक ठाक था वह अब राख बनकर मिट्टी में मिल चुका था। इसी के साथ सबकी निगाहें माही की ओर चला जाता है जो एक तक उन सबके चेहरे को देखे जा रही थी। अचानक ही माही के चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कान खिल जाती है। वैसे ही एक एक करके वो सारी काज हवा में धूल उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। उनके जाते ही आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल उभर जाती है। आदित्य अपने गले पर अजीब तरह से हाथ सहलाते हुए खुद से ही कहता है, आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? तुम बिल्कुल एक पजल की तरह होती जा रही हो अवनी, माही, मेहरा, और तुम्हें पता नहीं है आदित्य राठौर इन सब चीजों को सुलझाना कितना अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग मिस अवनी, माही, मेहरा। इतना कहते हुए आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। तभी उन सब के पास उनके कारें आती है। सब अपनी अपने कार्स में बैठते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में इस वक्त रात के 2 बजे रहे थे। चारों तरफ सर्द हवाएं बह रही थी, लेकिन एक शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इस ठंड से कोई लेना देना ना हो। इस वक्त वह आदमी शर्टलेस ओपन एरिया स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। जी है, यह मेहर ही है। मेहर एक तक अपनी आंखों को बंद किया स्विमिंग पूल में तैर रहा था। ये कहे कि उसकी बॉडी पानी के ऊपर तैर रही थी। मेहर की बॉडी में इस वक्त कोई भी हलचल नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही आधे घंटा 1 घंटा हो गया, लेकिन मेहर की बॉडी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। तभी अचानक मेहर अपनी आंखें खोलता है जो इस वक्त बेहद ही लाल थी। मेहर अपनी लाल आंखों से ऊपर चांद को देखते हुए अपने क्रीपी वॉइस में कहता है, मत पूछ मेरे जागने की वजह, आए चांद तेरा ही हमशक्ल है जो मुझे सोने नहीं देती। इतना कहते हुए मेहर अपनी आंखें बंद करते हुए माही के चेहरे को याद करने लगता है। मेहर माही के चेहरे को याद करते हुए कहता है, तैयार हो जाओ स्वीट हार्ट, हमेशा हमेशा के लिए इस माफिया की क्वीन बनने के लिए। मेहर स्विमिंग पूल से निकलते हुए बाहर आता है। इस वक्त उसके मेशी हेयर उसके फोरहेड को चूम रही थी। मेहर के 8 पैक एप्स पानी की बूंद किसी मोती की तरह चमक रहे थे। हई मेहर इस वक्त इतना हॉट लग रहा था, अगर माही होती तो पक्का मेहर के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाती। खैर, मेहर टावर से अपने बॉडी को रैप करते हुए अपने रूम में आता है। मेहर कवर्ड की ओर जाता उससे पहले ही रूम में मौजूद मेहर के फोन पर नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखते हुए मेहर अपने कदम को कवर्ड की वजह बेड की ओर बढ़ा देता है। मेहर जब अपने फोन को देखा है तो उसे पर कोई वीडियो आया हुआ था। मेहर जब वीडियो देखा है तो उसके फेस पर धीरे धीरे क्रीपी मुस्कान खिल जाती है। इस वक्त मेहर के वीडियो में माही के मॉल वाला वीडियो था। तभी मेहर के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन आने लगते हैं। मेहर चिल्लाते हुए फोन को साइड में फेंकते हुए कहता है, यू ब्लडी बस्टर,
How dare you look at my darling like this? Perhaps you don't know that you have looked at my queen and whoever looks at my darling like this will have his last day in this world. मिहिर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने आदित्य की आंखों में माही के लिए कुछ ऐसा देखा जो मिहिर को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। मिहिर गुस्से से अपने कदम चेंजिंग रूम में बढ़ा देता है। कुछ देर बाद वो अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है। इस वक्त मिहिर एक ब्लैक कलर के 3-पीस सूट पहना था और ऊपर से ओवरसाइज कोट जिसमें वो हद से ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। उसके आसपास से निकलने वाला ऑरा हर 1 मिनट के साथ खतरनाक होता जा रहा था। मिहिर रूम में बने साइड डोर को ओपन करता है जिसमें नए नए एक्सपेंसिव लैपटॉप से लेकर आईफोन रखे हुए थे। मिहिर उसमें से एक फोन निकलते हुए किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ डेविल जो इस वक्त सो रहा था, फोन की रिंग उसके कान में पड़ते ही उसकी नींद उड़ जाती है क्योंकि उसे पता था कि इतनी रात को सिर्फ एक ही शख्स फोन कर सकता है। डेविल जल्दी से अपना फोन रिसीव करते हुए कान पर लगता है तो दूसरी तरफ से मिहिर अपने गुस्से भरी आवाज में डेविल को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है जल्दी से जेड रेडी करो। जिसे सुनते हुए डेविल अपने घबराई हुई आवाज में कहता है लेकिन बस आपने तो कैंसिल कर दिया था ना। डेविल की बात सुन मिहिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने जितना कहा है उतना करो, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम खुद अपनी कब्र खोद लेना। इतना कहते हुए मिहिर अपने कॉल को कट कर देता है। वही डेविल जो मिहिर की बात सुन पूरी तरह स्टैचू बना हुआ था, जल्दी से अपने सेंस में आते हुए अपने काम में फटाफट लग जाता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही रायजादा मैंशन के टेरेस पर मिहिर का प्राइवेट जेट लैंड हो चुका था। मिहिर अपने कमरे से निकलते हुए बिना एक्सप्रेशन अपने कदम को लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है। कुछ देर बाद मिहिर की लिफ्ट सीधा टेरेस पर रुकती है। मिहिर अपने लंबे लंबे डेग लेते हुए उस जेल में बैठ जाता है जो अंदर से दिखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मिहिर अपने सीट पर आंखें बंद किए बैठा था, जिसे देखते हुए पास ही में बैठा डेविल अपने लार को घटते हुए पायलट को इशारा कहता है जिससे समझते हुए कुछ ही देर में उनका जेट उड़ान भर देता है। वही कोमल जी जो मिहिर को अपने रूम से निकलते देख लेती है। तभी देव जी रूम से बाहर निकलते हुए कोमल जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ कमल, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही है। देव जी की बात सुन कोमल जी पीछे पलटते हुए उनके गले लगाते हुए कहती है आखिर कब तक मिहिर हमें सजा देते रहेंगे, क्या वह हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहते हुए कोमल जी रोने लगती है। देव कमल जी के सिर को सहलाते हुए एक तक सामने देखते हुए कहते हैं आप रो क्यों रही है कोमल, हमें पूरा विश्वास है मिहिर हमें एक दिन जरूर माफ करेगा। दूसरी तरफ इंडिया में मेहरा मैंशन सिया जो इस वक्त अपने रूम में चक्कर काट रही थी। इस वक्त उसका पूरा अस्त व्यस्त था, जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि उसने माही का सारा गुस्सा अपने रूम पर उतारा है। अभी सिया के फोन पर एक कॉल आता है जिसे देखते हुए सिया फटाफट अपना फोन रिसीव करते हुए कान पर लगती है तो दूसरी तरफ से कोई शख्स कहता है मैम हमने मिस माही की इंफॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा। उसे शख्स की बात सुन सिया गुस्से में कहती है तुम कामचोरों से एक काम भी ढंग से नहीं होता, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, 1 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अगर मुझे उसे लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए सिया अपना फोन कट करते हुए बेड पर फेंक देती है और अपने बालों को खींचते हुए खुद से ही कहती है आखिर हेल क्वीन के बॉडीगार्ड उस माही के साथ क्या कर रहे थे और वह मैनेजर माही को देखा इतना क्यों घबरा रहा था, आखिर क्या राज है उसे माही का, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा। सिया को उन बॉडीगार्ड को देखते ही पता लग गया था कि वो अंडरवर्ल्ड के हेल क्वीन के बॉडीगार्ड है। हेल क्वीन का फेस आज तक किसी ने भी नहीं देखा था, सिर्फ उसका नाम ही सुना था और पहचान की बात है तो हेल क्वीन के हर एक बॉडीगार्ड के पास एक अलग तरह का लोगो होता है जो सिर्फ हेल क्वीन के बॉडीगार्ड ही पहनते थे। दूसरी ओर माही जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किया अपने सिर को कर की सीट से टिकाए हुए बैठी थी। इस वक्त माही के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तभी आगे सीट पर बैठे बॉडीगार्ड का फोन रिंग होता है जिसे सुनती ही ड्राइवर और बॉडीगार्ड एक नज़र पीछे माही को देखते हैं जो इस वक्त अपनी आंख बंद किए लेती थी। वो बॉडीगार्ड जल्दी से अपने
जेब से फोन निकलते हुए रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, हमने मिस मेघा को उनके घर ड्रॉप कर दिया है। इतना कहने के बाद वो आदमी अपना फोन रख देता है। वो बॉडीगार्ड जब पीछे देखता है तो माही उसे ही अपनी लाल आंखों से एक तक देखे जा रही थी। वो बॉडीगार्ड अपने सिर पर आए पसीने को पूछते हुए माही से कहता है, बॉस उन्होंने आपकी फ्रेंड मिस मेघा को सेफली उनके घर ड्रॉप कर दिया है। उसे बॉडीगार्ड की बात सुन माही बिना उसे जवाब दिए अपनी नजर कार के बाहर घूम लेती है। मुंबई एयरपोर्ट मिहिर का जेड एयरपोर्ट के पर्सनल एरिया में लैंड होता है। धीरे धीरे उसे प्लेन से बॉडीगार्ड अपने हाथों में AK-4 राइफल लिए निकलते हैं और बाहर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिहिर उसे प्लेन से बाहर निकलता है। मिहिर अपने ओवरकोट को निकलते हुए एक बॉडीगार्ड के ऊपर उछलता है। वो बॉडीगार्ड उसे कोट को पकड़ते हुए लाइन में खड़ा हो जाता है। मिहिर अपने आंखों में गॉगल्स पहनते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगता है। एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे वो सबका ध्यान मिहिर की तरफ चला जाता है। इतने सारे बॉडीगार्ड के बीच चलते हुए मिहिर किसी किंग की तरह दिख रहा था। बहुत सी लड़कियां मिहिर को अपनी लास्ट भरी नजरों से तारे जा रही थी। मिहिर बिना उन सब पर ध्यान दिए एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, जहां पहले ही बहुत सी कार्स मौजूद थे। उन्हीं कार्स के बीच एक रोल्स रॉयस बोट टेल कार खड़ी थी जिसकी कीमत 28 मिलियन थी। एक बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है। मिहिर स्टेट फेस के साथ उसे कार में बैठ जाता है। मिहिर के कार में बैठते ही बॉडीगार्ड उस कार को प्रोटेक्ट करते हुए एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। वही एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे वह सब एक उन्हें ही देख रहे थे। राठौर मैंशन आदित्य, जो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद मूविंग चेयर पर बैठे था, इस वक्त उसके सामने रेड वाइन की बोतल पड़ी थी जिसे आदित्य बार बार अपने मुंह से लगाए पिए जा रहा था। इस वक्त उसके आंखों के सामने मॉल वाला वाक्य घूम रहा था और यही सोच रहा था कि हेल क्वीन से माही का क्या कनेक्शन है। आदित्य को पूरा विश्वास था कि माही का हेल क्वीन से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। अब उसे कौन बताएं कि हेल क्वीन कोई और नहीं माही है। तभी आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य जब अपनी नजर फोन पर डालता है तो स्क्रीन पर अंकित शो हो रहा था। आदित्य हाथ बढ़ाते हुए अपना फोन रिसीव करता है तो सामने से अंकित घबराई हुई आवाज में बोलता है, बॉस हमारा माल जो गोवा जाने वाला था उसे किसी ने बर्बाद कर दिया। अंकित की बात सुन आदित्य की आंखों में खून उतर आता है। आदित्य चिल्लाते हुए कहता है, किसने किया यह। आदित्य की बात सुन अंकित कहता है, बॉस हमने पता लगाने की कोशिश की लेकिन अभी तक उसे शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर थोड़ी देर रुकते हुए अंकित अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, बॉस हमें गोवा जाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अंकित की बात सुन गुस्से में आदित्य की मुठिया कस जाती है। आदित्य फोन काटते हुए अपने फोरहेड को अपने फिंगर से प्रेस करता है। अब आप सब सोच रहे होंगे अंकित ने आदित्य को बॉस क्यों कहा, तो बता दूं कि वो सब अपने काम के वक्त आदित्य को अपना बॉस ही मानते हैं। वहीं कुछ देर बाद माही के घर उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। बॉडीगार्ड जल्दी से कार से बाहर निकलते हुए माही के तरफ का डोर ओपन करता है। माही कार से बाहर निकलते हुए जब घर में इंटर करती है तो चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। ये देख माही को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जब भी माही लेट या जल्दी आती थी तो टीना उसके सामने मौजूद रहती थी। माही इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कदम अपने रूम की ओर बढ़ा देती है। माही जैसे जैसे अपने कदम रूम की ओर बढ़ा रही थी, ना जाने क्यों उसका दिल अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा था। माही इसे इग्नोर करते हुए जब रूम का डोर ओपन करती है तो रूम में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी माही को किसी की सांसों की आवाज अपने करीब आते हुए महसूस होता है, जिसे सुन माही की आंखें सर्द हो जाती है। वो शख्स धीरे धीरे माही के करीब आता है, जिसे महसूस कर माही पास में पड़े फ्लावर पॉट से उस शख्स पर वार करती। उससे पहले ही वो शख्स माही के हाथ को बीच में रोकते हुए माही को अपने करीब खींचता है। माही उस शख्स से अपनी पकड़ छुड़ाते हुए गुस्से में कहती है, हु आर यू एंड हाउ डेयर यू एंटर माई रूम विदाउट माई परमिशन। माही की बात सुन उसे शख्स की खतरनाक हंसी रूम में गूंजने लगती है। वह आदमी धीरे धीरे अपने चेहरे को माही के फेस के बिल्कुल सामने लाते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में माही के कान में कहता है, Darling, when you are mine, I have the right on your soul and even on your body. So do you think anyone can stop me from coming to your room? Not at all, not even you. उसे शख्स की बात सुन माही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए माही उसे शख्स को धक्का देती है। वह आदमी 1 इंच भी नहीं हिलता। वही माही की कोशिश देख उस शख्स के होठों पर एक डेविल्स स्माइल उभर जाती है। वो शख्स माही के कान के और करीब आते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, कोशिश बेकार है जान, तुम मेरी गिरफ्त से अपने आप को कभी नहीं छुड़ा पाओगी। यह सब बोलते वक्त उस शख्स के गर्म होठ माही के कानों को छुए
जा रही थी जिसे माही की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगती है, जिससे वो शख्स अपने सख्त सीने पर बखूबी महसूस कर पा रहा था। माही गुस्से में उसे आदमी से कहती है, लास्ट वार्निंग है, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन माही की बातें जैसे उसे शख्स को सुनाई ही नहीं दे रहा था। माही को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। माही अपने राइट लेग उठाते हुए उसे शख्स पर वार करती, उससे पहले ही वो माही के पैर को अपने पकड़ में ले लेता है। वो शख्स एक तक अपने नजरों से माही के चेहरे को स्कैन कर रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने न जाने क्या आता है, जिसे देख उसकी आंखों में अब गुस्सा जलन साफ महसूस हो रहा था। वो शख्स अब गुस्से में अपने सख्त होठ को माही के नरम होठों पर जबरदस्ती रखते हुए फोर्सफुली किस करने लगता है। वो शख्स माही को किस करते करते उसे डोर से चिपकाते हुए माही के दोनों लेग को अपने कमर पर रखता है। माही जो उसे शख्स के सुदनली किस करने से हैरान थी, अपने सेंस में जल्दी आते हुए उसे अपने आप से दूर करती है। लेकिन माही की ताकत उसे शख्स के आगे कुछ भी नहीं था। वो शख्स अपने जीभ को माही के मुंह के अंदर इंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन माही अपना होठ बिल्कुल भी नहीं खोलती, जिससे उसे शख्स की आंखें सर्द हो जाती। वो अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए माही के बेस्ट पर रखते हुए अपने हाथों से प्रेस करता है। जैसे माही के मुंह से चिक निकलती उससे पहले ही वो शख्स अपने जीभ को माही के मुंह के अंदर इंटर करते हुए इंटेंस किस करने लगता है। ऐसे ही 10 मिनट 15-20 मिनट हो जाता है, लेकिन वो सच माही के होंठ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, या वो छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसे शख्स की हरकतों की वजह से माही को अब सांसें नहीं आ रही थी, जिसे महसूस कर वो शख्स ना चाहते हुए अपने होंठ को माही के होठों से आजाद करता है। लेकिन वो माही के करीब था, उसे शख्स के छोड़ते ही माही लंबी लंबी सांस लेने लगती है, जिससे माही की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे महसूस कर उसे शख्स के पसीने छूटने लगते हैं। तभी माही को अपने नीचे कुछ चुभता है। माही को कुछ समझ नहीं आता। माही जब अपनी नजरों को नीचे करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही वो शख्स एक तक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। वो शख्स धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। वही मौका मिलते ही माही जब अपने रूम की लाइट ऑन करती है तो इस वक्त माही के रूप में उसके सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। माही अपने पूरे रूम में उसे शख्स की तलाश करती है, लेकिन उससे वो कहीं नहीं दिखता। माही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आई विल किल यू। इतना कहते हुए माही अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा देती है। माही अपने आप को शीशे में देखती है तो उसकी नजर अपने लिप्स पर चला जाता है, जो बिल्कुल सूज चुके थे। गाना छूने से ही खून बहने लग जाएगा। माही अपने हाथ से अपने लिप्स को बहरामी से रगड़ने लगती है। कुछ देर बाद माही बाथरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने अपने बॉडी पर एक मिनी वार्डरोब डाली हुई थी, जिसमें उसके दूध से भी ज्यादा गोरी उसके पिंक पिंक पैर नजर आ रहे थे। माही अपने कदम चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में माही चेंज रूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची नजर आ रही थी। माही बेड पर आते हुए लेट जाती है। माही की आंखों में इस वक्त वही शख्स घूम रहा था। वो इधर से उधर करवट लेती है, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। आखिरकार लाख कोशिश के बाद माही की पलकें नींद से भारी होने लगती है और माही धीरे धीरे नींद में चली जाती है। वहीं दूसरी और एक मैंशन, जिसके आसपास एक भी घर नजर नहीं आ रहा था, उस मैंशन के एक रूम में जो हर एक चीज ब्लैक कलर की थी, एक शख्स एक चेयर पर बैठे सिगरेट की लंबी लंबी कष्ट ले रहा था। वो शख्स एक तक अपने सामने सुकून से सो रही माही को देखता है। वो शख्स एक तक माही के चेहरे को देखते हुए अपने पागलपन भारी आवाज में कहता है, जान, यहाँ पर मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ और तुम वहाँ सुकून से सो रही हो। बैड, वेरी बैड जान, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट माई लव। इतना कहते हुए वो शख्स अपने सिगरेट को अपने पैरों तले मसलते हुए अपनी आंखें बंद किया, अपने सर को चेयर से लीन करते हुए रिलैक्सिंग वे में बैठ जाता है। कौन है ये शख्स? और हाँ, यह वही शख्स है जो माही के रूम में मौजूद था। बताना कौन है ये। वहीं दूसरी तरफ गोवा में एक आदमी गुस्से में अपने आदमियों को गोली से शूट किया जा रहा था। वो शख्स गुस्से में हद से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। उसके पास में खड़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, रिलैक्स बॉस, हमें इन सब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसे शख्स के बारे में पता करें कि हमारे माल को किसने डिस्ट्रॉय किया है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, आदित्य और अंकित ही थे जो इस वक्त गोवा में थे। अंकित की बात सुन आदित्य लास्ट आदमी को शूट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, इन सब निकमों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। डू यू इवन हैव एनी आइडिया हाउ मच डैमेज हैज बिन डन बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्टूपिडिटी?
I understand that I need that person in front of my eyes as soon as possible. आदित्य की बात सुन अंकित तुरंत कहता है, ओके बॉस। अंकित की बात सुन आदित्य सोफे पर से उठाते हुए अंकित को ऑर्डर देता है, साफ करो, इन सबको कुछ काम के नहीं है, मेरे पालतू जानवरों को खिला दो, कम से कम उनके पेट भरने के काम तो आएंगे। इतना कहते हुए आदित्य अपने कदम अपने रूम की ओर बढ़ा देता है। आदित्य की बात सुन अंकित अपने कामों में लग जाता है। कौन था वो शख्स जो माही के रूम में मौजूद था? क्या माही को कभी पता चलेगा उसे आदमी के बारे में किसने बर्बाद किया है? आदित्य के माल को क्या अंकित को मिल जाएगा? वो शख्स दूसरी ओर इंडिया में। वो शख्स इस वक्त अपनी आंखें बंद किए चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल खुली हुई थी। उसके आंखों के सामने बार बार माही के साथ बिताए पल नजर आ रहे थे। आप सब समझ ही गए होंगे, वो शख्स कोई और नहीं मेहर ही था। तभी बाहर से गेट नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन मेहर अपनी आंखें खोल देता है और दरवाजे के गेट को बिना भाव के देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में आने की परमिशन देता है। मेहर की परमिशन मिलते ही डेविल रूम में आता है। डेविल को देख मेहर उसे अपने हाथों के इशारों से बोलने की इजाजत देता है, जिसे समझ डेविल तुरंत बोलना स्टार्ट करता है, बॉस, आदित्य राठौर के इलीगल बिजनेस को किसी ने बर्बाद कर दिया। डेविल ये बोलते वक्त मेहर के चेहरे पर ध्यान नहीं देता, जो उसकी बात सुन क्रीपी स्माइल कर रहा था। कुछ देर बाद मेहर अपने फेस को नॉर्मल करते हुए डेविल से कहता है, और मेरी जान बॉस, मैम अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, जिसके बारे में उनकी फैमिली मेंबर को भी पता नहीं है, और उन्होंने अपने चाचा को खुद मारा है। मेहर, जो इस वक्त डेविल की बात गौर से सुनते हुए पेन मूव कर रहा था, उसे रोकते हुए अपनी नजर डेविल पर डालता है। मेहर की नजर खुद पर महसूस कर डेविल सारी बात बताते हुए कहता है, बस मैम के चाचा ने मैं को मारने करने के लिए गन शूटर को उनके पीछे लगाया हुआ था। मेहर जैसे जैसे डेविल की बात सुन रहा था, वैसे उसके आसपास से निकलने वाला ऑरा डेंजरस होता जा रहा था। मेहर को इस वक्त माही के चाचा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेहर को देखा ऐसा लग रहा था, अगर माही के चाचा जिंदा होता तो उसकी वह हस्तकर्ता दुनिया में पैदा होने से भी घबराता। डेविल आगे बोलता है, बॉस, एक बात और पता चली है, माही मैम ने खुद अपने मॉल को बर्बाद कर दिया है। इतना बोलते हुए डेविल चुप हो जाता है। डेविल, जो इस वक्त चुपचाप मेहर के सामने खड़ा था, उसके मन में एक बात कब से खाए जा रही थी। मेहर को भी पता चल गया था। डेविल कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके डर से कुछ नहीं कह रहा है। मेहर डेविल के चेहरे को घूरते हुए अपने बॉसी वॉइस में कहता है, तुम्हें कुछ पूछना है? मेहर की बात सुन डेविल कभी अपने सर को हाँ में हिलता तो कभी ना में, जिसे देख मेहर अब फ्रस्ट्रेटेड होते हुए चिल्लाकर पूछता है, जो पूछना है पूछो, वरना दफा हो जाओ यहां से। मेहर की डांट सुन डेविल आखिरकार पूछ ही लेता है, बॉस, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जब वह मॉल ही माही मैम की थी तो उन्होंने अपने मॉल को क्यों बर्बाद किया? डेविल के बात सुन मेहर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। मेहर डेविल से कहता है, कुछ राज को राज ही रहने तो बेहतर है, समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहते हुए मेहर के चेहरे पर गहरी स्माइल होती जा रही थी। कुछ राज है माही और मेहर का, जो आपको बाद में पता चलेगी। डेविल अब रूम से जा चुका था। डेविल के जाते ही मेहर अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने रूम की बालकनी के पास खड़ा हो जाता है और एक तक अपनी भावहीन आंखों से चांद को एक तक देखने लगता है। मेहर के चेहरे पर इस वक्त एक मिस्टीरियस स्माइल उभर जाती है। मेहर अपने हाथ को अपने गले पर अजीब तरह से सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, बहुत जल्द राजों से पर्दा हटेगा, इस राज में किसी की जिंदगी आबाद होगी तो किसी की जिंदगी बर्बाद। इतना कहते हुए मेहर खतरनाक हंसी हंसने लगता है, जिसकी आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अगली सुबह माही के घर। माही इस वक्त अपनी बालकनी में एक्सरसाइज कर रही थी। तभी टीना रूम में आते हुए माही को आवाज देती है, माय लॉर्ड, आप कहाँ हैं? इतना कहते हुए टीना अपनी नजरें पूरे रूम में दोहराने लगती है। इस वक्त उसके हाथ में जूस के गिलास था। तभी माही बालकनी से रूम में आती है। माही को देख टीना माही के सामने जूस का गिलास करती है। माही एक नजर टीना को देख जूस का गिलास लेते हुए वापस बालकनी की ओर चली जाती है। टीना भी माही के पीछे पीछे बालकनी में चली जाती है। इस वक्त कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। माही जूस पीते हुए अपनी तिरछी नजरों से एक नजर टीना को देखती है। माही अपनी नजर सामने करते हुए टीना से कहती है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? वही शॉपिंग वाली बात सुन टीना के चेहरे पर एक साइड भारी स्माइल आ जाती है। टीना माही के गले लगाते हुए अपनी एक साइड भरी आवाज में कहती है, यस माय लॉर्ड, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए टीना बिना माही की बात सुन रूम से बाहर भाग जाती है। टीना की हरकतें देख माही के होठों पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। माही का आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए उसने मेघा को पहले ही कॉल करके बता दिया कि वह आज कॉलेज नहीं आएगी। कुछ देर बाद माही बालकनी से आते हुए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माही बाथरूम से बाहर निकलती है। माही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होते हुए अपने बॉडी पर बॉडी लोशन लगाने लगती है। माही बॉडी लोशन लगाने के बाद चेंजिंग रूम में जाती है।
माही चेंजिंग रूम खड़ी थी। माही को न जाने क्या सूझता है। वो सामने रखी ब्लैक साड़ी उठाते हुए उसे पहन लेती है, जिसमें उसकी गोरी कमर साथ विजिबल हो रही थी। माही ने साड़ी की मैचिंग ही ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पहनी थी, जिसमें उसकी गौरी पीठ साफ झलक रही थी। माही चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी होने लगती है। इस वक्त माही ने अपने बालों में सीरम लगाते हुए उसे खुला ही छोड़ रखा था। उसने अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे और लेफ्ट हाथ में ब्लैक चूड़ियां और दूसरे हाथ में एक घड़ी। माही एक बार अपने आप को रेडी होने के बाद शीशे में देखती है और रूम से बाहर निकल जाती है। माही इस वक्त हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टीना, जो इस वक्त हाल में बैठे माही का इंतजार कर रही थी, उसकी नज़र जब माही पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आखिर हमारी क्वीन लग ही रही थी, इतनी खूबसूरत जिसे देख किसी की भी नियत फिसल जाए। टीना मुंह खोल एक तक माही को देखे जा रही थी। माही टीना के सामने खड़ी होते हुए उसे रहती है, अगर तुम ऐसे ही मुंह खोल बैठी रहोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माही की बात सुन टीना अपनी सेंस में आते हुए कहती है, नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं तो कब से रेडी हूँ। इतना कहते हुए टीना माही को अपनी बत्ती सी दिखने लगती है। माही तीन को इग्नोर करते हुए अपने कदम एंट्रेंस की ओर बढ़ा देती है। टीना भी माही के पीछे पीछे चली जाती है। माही और टीना दोनों इस वक्त एक मॉल के सामने खड़े थे। वो दोनों मॉल के अंदर इंटर करते हैं। उनके जाते ही एक ब्लैक रॉयल रोल्स कार उस मॉल के सामने आता है। डेविल ड्राइविंग सीट से फटाफट निकलते हुए कार का डोर ओपन करता है, जिसमें से मिहिर बाहर निकलता है। इस वक्त मिहिर ने एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, आंखों पर ब्लैक गूगल, जिसमें मिहिर ग्रीक गॉड लग रहा था। सिंपल शब्द में कहें तो हद से ज्यादा हैंडसम मिहिर अपने ताई को लूच करते हुए उसे मॉल में इंटर करता है। एक्चुअली यह मॉल मिहिर का ही था। मिहिर इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। मिहिर लंबे लंबे टैग बढ़ाते हुए मॉल में इंटर करता है। मिहिर लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर जाता है, जहां इस वक्त उसकी मीटिंग थी। मिहिर इस वक्त अपने फोन को स्कोर करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी एक हवा का झोंका आता है, जिससे मिहिर के बढ़ते कदम अपने आप रुक जाते हैं। मिहिर को रुकता देख डेविल मिहिर से पूछता है, बॉस एनी प्रॉब्लम। डेविल की बात सुन मिहिर अपने सन्स में आते हुए एक तक जवाब देता है, नो। इतना कहते हुए नहीं मीटिंग रूम के अंदर इंटर करता है, जहाँ इस वक्त हर एक कंपनी के CEO मौजूद थे। वही माही, जो इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रही थी। अचानक ही माही एक नज़र पीछे मुड़कर का उसे गेट को देखती है, जहां से इस वक्त मिहिर गया था। माही अपने सिर को झपकते हुए वापस टीना के पास चली जाती है, जो इस वक्त अपनी शॉपिंग में लगी हुई थी। मिहिर, जो इस वक्त मीटिंग में था, लेकिन उस ऐसा महसूस होता है जैसे माही उसके आसपास ही है। मिहिर का ध्यान इस वक्त मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं था, जिसे सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रहा था मिहिर से कुछ भी कहने की। तभी मिहिर की नज़र एक जगह पर आकर रुक जाती है। मिहिर जिस रूम में अपना मीटिंग कर रहा था वो एक स्पेशल रूम था, जिससे बाहर का सब कुछ दिख रहा था, लेकिन बाहर से कोई भी शख्स अंदर नहीं देख सकता था। तभी मिहिर की नज़र सामने माही पर जाती है, जिसे देख उसकी सांसें ही अटक जाती है। एक रूम में होते हुए भी उसे अपनी बॉडी में हिट महसूस हो रहा था। मिहिर एक तक सामने देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, मीटिंग इज ओवर। इतना कहते हुए मिहिर मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। किसी भी शख्स ने मिहिर को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मिहिर से आसपास से निकलने वाला ऑरा हद से ज्यादा खतरनाक था। दूसरी ओर माही और टीना अपनी शॉपिंग में ही लगे थे। तभी माही को कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई देता है। माही जब पीछे मुड़कर देखती है तो सामने सिया और उनकी फ्रेंड आते हुए दिखाई देते हैं। माही उन्हें इग्नोर करते हुए वापस शॉपिंग पर ध्यान देने लगती है। तभी सिया की एक फ्रेंड की नजर माही पर चली जाती है। वो लड़की माही को देखते हुए सिया से पूछती है, सिया बेबी, तुम्हारी यह फटीचर बहन इतने बड़े मॉल में किया कर रही है? अपनी फ्रेंड की बात सुन सिया की नजर सामने माही पर जाती है। एक्चुअली सिया के हर एक फ्रेंड को पता था कि माही उसकी सौतेली बहन है, लेकिन सिया अपनी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से सिया की फ्रेंड माही अवनी को बुली किया करते थे, जिसे देख सिया अपना मुंह बिगड़ते हुए कहती है, छोड़ो भी यार, मुझे इस बेवकूफ की वजह से अपना इतना अच्छा मूड खराब नहीं करना। इतना कह सिया अपने फ्रेंड को लेकर दूसरी ओर जाने लगते हैं। इधर माही आगे जा ही रही थी, तभी उसका पैर साड़ी के प्लेट में फंस जाता है। माही गिरती उससे पहले ही कोई माही को अपनी बाहों में भर लेता है और एक तक अपनी गहरी नजरों से माही के चेहरे को निहारे जा रहा था। इस वक्त उस शख्स का हाथ माही के खुले कमर पर था। वही माही को जब कोई दर्द महसूस नहीं होता तो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र मिहिर की गहरी नजरों से जा मिलती है। माही एक तक मिहिर की गहरी नजरों में देख रही थी। मिहिर की आंखों में इस वक्त एक अलग ही सुरूर छाया हुआ था। मिहिर की आंखों में एक अलग ही एहसास नजर आ रहा था, जिसे देख माही की धड़कन तेज रफ्तार से धड़कने लगती है, जिससे माही का सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे मिहिर अपने सख्त सीने पर बखूबी महसूस कर पा रहा था।
तभी किसी चीज के गिरने की वजह से उन दोनों का ध्यान टूटता है। माही अपने सेंस में आते हुए मेहर की बाहों से निकलने की कोशिश करती है, जिसे देख मेहर की पकड़ माही के कमर पर और ज्यादा टाइट हो जाती है। मेहर माही को अपने करीब खींचते हुए अपनी गर्म सांसों को माही के चेहरे पर छोड़ते हुए अपने खतरनाक आवाज में माही के कान में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी ड्रेस पहने की। मेहर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि माही जहां खड़ी थी उन्हीं से थोड़ी दूर पर बॉयज के ग्रुप थे। उन सब की नजर माही पर ही थी। वो सब अपनी आंखों में लास्ट लिए माही के बॉडी को ही देख रहे थे, जिसे देख मेहर को उन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा मेहर को माही पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो ऐसे कपड़े पहनकर आ सकती है। मेहर की बात सुन माही मेहर की आंखों में आंखें डालते हुए बिना किसी भाव के कहती है, और आप होते कौन हैं मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। माही के डिसरिस्पेक्ट से बात करने से मेहर को माही पर गुस्सा आ रहा था। मेहर अपने गर्दन पर अपने हाथों को अजीब तरह सहलाते हुए माही के हाथों को उसके कमर से लगाते हुए अपने करीब खींचते हुए माही से कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने फ्यूचर हस्बैंड से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। मेहर की बात सुन माही गुस्से से कहती है, और आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे शादी करूंगी। अपनी हद में रहिए मिस्टर, वरना ऐसा ना हो कि आपको पछताने का मौका भी ना मिले। इतना कहते हुए माही मेहर के पकड़ से अपने आप को छुड़ाने लगती है। माही की ऐसी बात सुन मेहर की आंखें गुस्से से लाल हो चुका था। मेहर माही को खींचते हुए चेंजिंग रूम में ले जाने लगता है। इस वक्त टीना या किसी का भी ध्यान माही और मेहर पर नहीं था। मेहर माही को ले जाते हुए एक नज़र पीछे मुड़कर उन लड़कों के ग्रुप को देखता है जो अब वहां मौजूद नहीं थे, जिसे देख मेहर के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाता है। मेहर माही को खींचते हुए चेंजिंग रूम में लाता है, जिससे माही खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर मेहर को गुस्से में देखती है। वहीं मेहर एक तक माही के चेहरे को देखते हुए अपने कदम को माही के ओर बढ़ा रहा था। मेहर एकदम से माही को पकड़ते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और अपने सर को माही के शोल्डर पर रखते हुए एक तक सामने मिरर में माही के चेहरे को गौर से देख रहा था। वही माही मेहर के सडन एक्शन से हैरान थी। माही मेहर की बाहों से कसमसाने लगती है, लेकिन मेहर माही को छोड़ने की जगह उस पर और अपनी पकड़ टाइट कर देता है। मेहर अपने गर्म होठों को माही के कान पर रखते हुए धीरे धीरे उसके कानों को अपने होठों से सेक कर रहा था। मेहर अपने हाथ को माही के बैक पर ले जाते हुए अजीब तरह से सहलने लगता है। मेहर की इन हरकतों की वजह से माही जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी उसे ऐसा महसूस होता है, यह एहसास पहले भी उसे महसूस हुआ है। तभी उसके आंखों के सामने कल रात वाले सीन चलने लगती है। माही अपनी बंद आंखों को तुरंत खोलते हुए सामने शीशे में मेहर के चेहरे को देखते हुए गुस्से में कहती है, कल रात आप ही थे मेरे रूम में, आई एम राइट। इतना कहते हुए माही मेहर को गुस्से से घूरने लगती है। मेहर जो इस बस माही के गर्दन में अपना चेहरा छुपाए खड़ा था, माही की बात सुन उसके होठों पर एक टेडी स्माइल आ जाती है। मेहर अपने चेहरे को ऊपर करते हुए माही के चेहरे को देखने लगता है, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाता है। मेहर गुस्से में माही से कहता है, क्यों, तुम्हें किसी और की उम्मीद थी जान। इतना कहते हुए मेहर माही को गुस्से में देखने लगता है। माही मेहर की बात सुनते हुए उससे कहती है, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी हर एक सवाल का जवाब दूंगी, अपनी हद में रहिए, समझ गए। इतना कहते हुए माही अपनी सारी ताकत जुटाते हुए मेहर को धक्का देती है, जिससे मेहर एक दो कदम पीछे हो जाता है। माही अपने कदम को बढ़ाते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकालने लगती है। माही अपने कदम चेंजिंग रूम से बाहर करती उससे पहले ही मेहर उसे पकड़ते हुए दीवार से चिपका देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए ऊपर दीवार से लगा देता है, और माही के चेहरे के एकदम नजदीक जाते हुए अपने सर्द आवाज में कहता है, जान, मुझे पता है मेरी हदें, लेकिन शायद तुम भूल चुकी हो मैंने तुमसे क्या कहा था। इतना कहते हुए मेहर अपनी गर्म सांसें माही के ऊपर छोड़ता है। तभी माही को उस दिन की बात याद आती जिस दिन मेहर ने माही को लड़कों से दूर रहने की वार्निंग दिया था। माही इस वक्त अपने ख्याल में ही खोई थी। तभी उसके कान में मेहर की आवाज गूंजती है, याद आया या याद दिलाने की जरूरत है स्वीट हार्ट हम। तभी बाहर से गेट नॉक की आवाज आती है, जिससे माही और मेहर का ध्यान दरवाजे की ओर चले जाते हैं। मेहर को बाहर खड़े शख्स पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मानो बाहर खड़े शख्स की जान लेकर ही मानेगा, जिसे माही भी महसूस कर रही थी। माही मेहर को इग्नोर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ती उससे पहले ही मेहर माही के बाजुओं से पकड़ते हुए अपने सख्त वॉइस में कहता है, अपने कपड़े चेंज करो जान, वरना बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माही मेहर की बातों को ध्यान ना देते हुए दरवाजे की जा ही रही थी। तभी मेहर की बात सुन उसके जाते कदम अपने आप रुक जाती है। जान, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड को कुछ हो जाए। माही गुस्से में अपने हाथों की मुठियां कसते हुए गुस्से से पीछे मुड़ते हुए मेहर को देखती है, जो सोफे पर अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे किसी किंग की तरह बैठा था और अपने हाथ को अपने दुटी पर टिके मुस्कुराते हुए एक तक माही को ही देख रहा था। इस वक्त मेहर के दूसरे हाथ में फोन था, जिसमें टीना के ऊपर मेहर के आदमियों ने साइलेंट
गन ताने दूर खड़े थे। वीडियो देख माही गुस्से में आते हुए मेहर के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जल्द से जल्द बोलिए अपने आदमियों को ये सब बंद करने के लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही अपनी बातों में ही लगी थी, उसने मेहर पर ध्यान नहीं दिया जो माही के कॉलर पकड़ने की वजह से उसका फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया। थोड़ी देर पहले जो मेहर मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पर सर्द भाव था। धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। मेहर के आसपास से निकलने वाला ऑरा बेहद डेंजरस हो गया। मेहर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके कॉलर को पकड़े। मेहर गुस्से में माही से कहता है, कॉलर छोड़ो जान, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेहर को गुस्से में देख न जाने क्यों, मगर माही को अपनी जिंदगी में पहली बार घबराहट हो रही थी, जिसकी वजह से माही की पकड़ मेहर के कॉलर से छूट जाती है। मेहर अपने हाथों को अपने गले पर अजीब तरह से सहलाते हुए माही के बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसे अपने करीब करता है और अपने क्रिपी वॉइस में कहता है, आइंदा से तुमने अगर मेरा कॉलर पकड़ा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा जान, ये हक मैंने किसी को नहीं दिया। मेहर की पकड़ इस वक्त माही के बालों पर टाइट थी, जिसकी वजह से माही को अपने बालों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेहर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए माही के बाल को छोड़ते हुए उसे प्यार से कहता है, नाउ चेंज योर क्लोथ्स डार्लिंग, लेस्ट आई हैव टू चेंज योर ड्रेस बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस एंड ट्रस्ट मी डार्लिंग, आई विल हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग सो। अपने ड्रेस चेंज करो जान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से मुझे ही तुम्हारी ड्रेस चेंज करवानी पड़े। एंड ट्रस्ट मी जान, मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना कहते हुए मेहर डेविल स्माइल करने लगता है। वही मेहर की बात सुन माही को मेहर पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन माही इस वक्त सिर्फ टीना की वजह से शांत थी। माही अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, ओके फाइन। इतना कह माही मिरर के पास रखे ड्रेसों में से एक ड्रेस निकलती है जो दिखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उस ड्रेस को देख मेहर की आंखें छोटी हो जाती है। मेहर माही को ऑर्डर देते हुए कहता है, दूसरी ड्रेस। माही मेहर की बात सुन दूसरी ड्रेस निकालने लगती है, क्योंकि माही का इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं था मेहर से बहस करने की। माही दूसरी ड्रेस निकालती है जो एक फ्रॉक सूट थी जो मेहर के ही ड्रेस से मैचिंग था। मेहर उसे फ्रॉक को देखते हुए माही को कहता है, नाउ वेयर दिस ओनली। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब मेहर रूम से बाहर नहीं तो माही हल्के गुस्से में मेहर से कहती है, अब आप यहां से जा सकते हैं। माही की बात सुन मेहर कोल्ड वॉइस में कहता है, नहीं। मेहर की बात सुन माही गुस्से में कहती है, आपको इतनी तो मैनर्स होनी चाहिए ना, अगर कोई लड़की कपड़े चेंज कर रही हो। माही ने इतना ही कहा था कि मेहर उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है, जान मैं किसी और लड़की के नहीं अपनी होने वाली वाइफ के सामने बैठा हूँ, एंड अगर तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं तो मेरे सामने ही करो। मेहर माही की बात को बीच में काटते हुए कहता है, जान मैं किसी और लड़की के नहीं अपनी होने वाली वाइफ के सामने बैठा हूँ, एंड अगर तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं तो मेरे सामने ही करो। इतना कहते हुए मेहर अपनी इंटेंस नजरों से माही को देखने लगता है। माही के पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था। माही गुस्से में मेहर से कहती है, आपके पास इतना तो तमीज होगा ना कि आप अपनी आंखें बंद करें। माही की बात सुन मेहर अपना चेहरा मासूम बच्चों की तरह बनाते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है। मेहर के इन मासूम हरकतों को एक पल के लिए माही भी देखने लगती है, लेकिन तुरंत माही अपने सेंस में आते हुए मेहर को देखती है जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किया बैठा था। माही आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को मेहर के चेहरे के आगे हिलती है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि मेहर नहीं देख रहा है तो माही मेहर के पीछे खड़ी हो जाती है। माही धीरे धीरे अपनी साड़ी की पल्लू को अपने शोल्डर से हटती है। वही मेहर को भी एहसास हो चुका था कि माही उसके पीछे ही है, जिससे उसे अपनी बॉडी में हिट महसूस होने लगता है। मेहर के सिर पर पसीने की बूंद चमकने लगती है। माही जो इस वक्त मेहर पर बिना ध्यान दिए अपने कपड़े चेंज कर रही थी, गलती से उसका पैर लड़खड़ा जाती है, जिसे माही अपना बैलेंस नहीं बन पाती और पीछे से मेहर के ऊपर ही गिर जाती है। डर की वजह से माही के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुन मेहर जल्दी से अपनी बंद आंखें खोलता है तो उसकी नजर सीधा माही के खूबसूरत सीने पर चली जाती है। मेहर अपने लार को घटकते हुए एक तक माही के सीने को घूरे जा रहा था। तभी दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते जा रहे थे। मेहर माही के चेहरे को एक तक देखते हुए अपने होंठ को आगे बढ़ते हुए माही के मुलायम होठों पर रख देता है, जिसके एहसास से दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। मेहर धीरे धीरे अपने होठों को माही के होठों पर चलने लगता है। मेहर माही के होठों को काटने लगता है, जिससे माही अपने सेंस में आते ही माही मेहर को धक्का देती है। मेहर जो इस वक्त माही में खोया हुआ था,
माही की हरकतें की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मिहिर अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए माही के चेहरे को देखते हुए अपने फेस पर डेविल स्माइल लाते हुए कहता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा स्वीट हार्ट, जितना तड़पाना है उतना तड़पा लो। इतना कहते हुए मिहिर अपने इंडेक्स फिंगर से माही के फोरहेड पर प्रेस करता है, जिससे माही अपने सर को सहलाते हुए गुस्से भरी नजरों से मिहिर को घूरती है। मिहिर माही को देखते हुए सिडिक्टिव वॉइस में कहता है, मिहिर, डार्लिंग, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू चेंज योर क्लोथ्स। इतना कहते हुए मिहिर अपने गर्म सांस माही के चेहरे पर फूंकता है, जिनके एहसास से माही की आंखें बंद हो जाती हैं। मिहिर एक तक माही के चेहरे को देखते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए माही के बैक पर रख देता है, जिससे महसूस कर माही जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए मिहिर के हाथों को पकड़ लेती है। माही अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए मिहिर से कहती है, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म है? माही की बात सुन मिहिर के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। मिहिर माही की आंखों में देखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स डार्लिंग, शर्म है, तभी तो तुम मेरे सामने सही सलामत खड़ी हो। मिहिर की बातें माही समझ नहीं आती। इतना कहते हुए मिहिर माही के बॉडी को स्कैन करने लगता है। माही मिहिर की नजरों को पीछा करती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। माही को समझते देर नहीं लगती कि मिहिर कहना क्या चाहता है। माही पीछे मुड़ते हुए गुस्से में कहती है, शैमलेस। मिहिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए एक तक माही के बैग को देख रहा था। तभी मिहिर के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। मिहिर जब अपने फोन को देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाता है। मिहिर अपने फोन को देखते हुए ही अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ माही से कहता है, जान, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मिहिर की बात सुन माही पीछे मुड़कर देखती है तो मिहिर इस वक्त अपने फोन में लगा हुआ था, जिसे देखते ही माही जल्दी से रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद माही रेडी होकर मिहिर के सामने खड़ी थी। मिहिर अपने जगह से खड़ा होते हुए एक नजर माही के ऊपर नीचे देखता है। जब मिहिर कंफर्म हो जाता है कि माही की एड्रेस परफेक्ट है तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाई भारी स्माइल आ जाती है। मिहिर माही को खींचते हुए मिरर के सामने खड़ा करता है। मिहिर माही के मुलायम गालों पर किस करते हुए अपने फोन से दोनों की एक तस्वीर क्लिक करता है। माही तो बस है हैरानी से ये सब देखे जा रही थी। मिहिर माही को अपनी तरफ घूमते हुए उसके फोरहेड पर एक किस करता है, जिनके एहसास से माही की आंखें खुद व खुद बंद हो जाती है। ना जाने क्यों मगर माही को यह एहसास अच्छा लग रहा था। मिहिर अपने मैग्नेटिक वॉइस में माही से कहता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय फ्यूचर वाइफ। इतना कहते हुए मिहिर माही के हाथ को पकड़ते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है। माही अपनी नजर घूमते हुए टीना को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन टीना उसे कहीं नजर नहीं आती। माही गुस्से में मिहिर को देखते हुए कहती है, टीना कहाँ है? माही की बात सुन मिहिर अपने चेहरे पर गूगल लगाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन कहता है, रिलैक्स जान, तुम्हारी फ्रेंड सेफली घर पहुंच गई है। मिहिर की बात सुन माही शांत हो जाती है। इस बात से अनजान कि माही को कोई अपनी जलन भरी नजरों से घूरे जा रहे थे। जी हाँ, ये कोई और नहीं सिया और उनकी फ्रेंड थी जो एक तक सामने देख रहे थे। सिया तुम मिहिर को देखते ही उससे पर फिदा हो गए। बेशक आदित्य हैंडसम था, लेकिन उसकी कंपेयर में ही से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। कोई भी देखकर बता सकता था कि मिहिर बहुत ही ज्यादा रिच है। उसके आसपास से निकलने वाला ऑरा उसके पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। सिया की एक फ्रेंड मिहिर को देखते हुए सिया से कहती है, यार क्या तुम इसे जानती हो? देखने से कितना हैंडसम लगा है यार, काश यह मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता है। हाय, ये तो तेरे बॉयफ्रेंड आदित्य राठौर से भी ज्यादा हैंडसम है। अपनी फ्रेंड की बात सुन सिया की नजर मिहिर के चेहरे पर चली जाती है। सिया की आंखों में कुछ तो था। मिहिर माही के हाथ को पकड़ते हुए उसे माल से बाहर निकलता है। माही अपने आप को मिहिर के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह नाकाम ही रहती है। माही हार मानते हुए मिहिर के पीछे पीछे चलने लगती है, या कहे चल तो सिर्फ मिहिर ही रहा था, माही तो सिर्फ खींची जा रही थी। मिहिर माही को लेकर माल से बाहर निकलता है। अपने बॉस को देख डेविल कर का गेट ओपन करता है। मिहिर बैठते हुए माही को भी अपने साथ खींच लेता है। उसी के साथ धीरे धीरे उनकी गाड़ी मॉल से दूर चली जाती है। वही सिया की नजर जब से मिहिर पर पड़ा था, उसकी नजर एक बार भी उसके ऊपर से नहीं हटा। जब सिया ने देखा कि कैसे मिहिर माही को अपनी बाहों में खींचा है, उसकी आंखों में माही के लिए गुस्सा नजर आने लग गया था। दूसरी ओर मिहिर की कार माही के घर के पास आकर रुकती है। माही घर से निकलने ही वाली होती है, उससे पहले ही मिहिर उसे अपनी बाहों में वापस खींचते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में उसके कान में कहता है, जान, अगर तुम जाना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। मिहिर की बात सुना ही गुस्से में कहती है, और आप क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? माही की बात सुन मिहिर के चेहरे पर एक टैडी स्माइल आ जाती है। मिहिर वैसे ही कहता है, ठीक है जान, तो तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम मुझे की नहीं करोगी। ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट हो गए। माही को अब फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा था। आखिरकार मिहिर के जीद मानते हुए माही उसके गाल पर एक छोटी सी किस देते हुए तुरंत घर से बाहर निकल जाती है।
वही माही की हरकतें देख मेहर के होठों की स्माइल और गहरी हो जाती है, लेकिन तुरंत ही उसकी स्माइल चली जाती है। मेहर सर्द फेस के साथ डेविल से कहता है टॉर्चर हाउस। मेहर की बात सुन डेविल का भी चेहरा सर्द हो चुका था। कुछ ही देर बाद उन सब की कार वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उन सब की कार एक घने जंगलों के बीच आकर रुकती है। इस वक्त चारों तरफ तेज तेज हवाएं चल रही थी। इस वक्त उस जगह में इतना अंधेरा था एल कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मेहर अपने घर से बाहर निकलता है। इस वक्त तेज हवाओं से उसका ओवरकोट हवा में उड़ रहा था और उसके आसपास से निकलने वाला और हद से ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। मेहर अपने कदमों को उन घने जंगलों की ओर बढ़ा देता है। मेहर के पीछे डेविल और मेहर के बॉडीगार्ड्स भी थे। इस वक्त उन सब के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। मेहर एक पेड़ के पास आकर खड़ा होता है जो दिखने में हद से ज्यादा डरावना दिख रहा था। इस वक्त दिन होते हुए भी सूरज की रोशनी का नामो निशान भी नहीं था। मेहर अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए उसे पेड़ को टच करता है। मेहर के टच करते ही नीचे जमीन के दो हिस्से हो जाते हैं और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगता है। मेहर उसे सीडीओ से होते हुए नीचे जाता है। मेहर के पीछे उनके बॉडीगार्ड और डेविल भी थे। उन सब के अंदर जाते ही वो जगह फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। कोई भी देखकर बात नहीं सकता था। उसे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड हाउस है। मेहर जैसे ही अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचता है चारों तरफ से आदमियों के चीखने की आवाज मेहर के कानों में गूंज रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल उभर जाती है। वही इतनी भयानक आवाज सुन बॉडीगार्ड और डेविल एक पल के लिए घबरा जाते हैं। इस टॉर्चर हाउस में मेहर के हर एक दुश्मनों को टॉर्चर किया जाता था। मेहर जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे बल्ब जलते जा रहे थे। चारों तरफ इस वक्त खून की बदबू आ रहे थे। मेहर के कदम एक रूम के बाहर आकर रुकता है। उसी के साथ वह कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है। मेहर को छोड़कर सारे बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े थे। मेहर जब उसे कमरे में इंटर करता है तो उसके चेहरे का भाव सर्द हो जाता है। मेहर की नज़र सामने जाती है जहां इस वक्त वो सारे बॉयज राशियों में बंदे ऊपर लटक रहे थे और नीचे उन सबके खून पानी की तरह बह जा रहे थे। मेहर उन सब के करीब बढ़ाते हुए दीवार पर लगे एक बटन को प्रेस करता है जिसके साथ वह सारे लड़के नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। मेहर उन सब के चक्कर लगाते उन सब लड़कों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने भयानक आवाज में कहता है, हाउ डेयर यू ऑल लुक एट माई डार्लिंग। All you scoundrels know that I cannot tolerate anyone's glance at my sweetheart, but you all showed my darling with your dirty eyes. इतना कहते हुए मेहर घुटनों के बल बैठते हुए एक लड़के के बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठियों में कसते हुए उसके सर को ऊपर करता है। मेहर ने उसे लड़के के बालों को इतनी टाइटली पकड़ा था जिसकी वजह से उसके बाल उसके सिर निकल जाता है। इसी के साथ खून के छींटे मेहर के फेस पर बिखर चुके थे जिससे मेहर और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। मेहर ने जिस लड़के को इतनी बेदर्दी से पकड़ा हुआ था उसकी जान ही निकल चुकी थी, जिसे देखते हुए उसके दोस्त घबरा गए। वो सब अपनी घबराई हुई नजरों से मेहर को देख रहे थे जो उन्हें ही देख रहा था। मेहर के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी स्माइल थी जो किसी की भी रूह निकाल सकती थी। मेहर खड़े होते हुए रूम में मौजूद चेयर पर बैठ जाता है और अपने ताई के नोट को ढीले करते हुए उन सब से कहता है, बहुत गर्मी है ना तुम सब कमीनों के अंदर, आज मैं तुम सब की सारी गर्मी निकाल दूंगा। इतना कहते हुए मेहर चिल्लाते हुए डेविल को बुलाता है। डेविल जो इस वक्त रूम के बाहर मौजूद था, मेहर की आवाज सुनते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। एक बार फिर मेहर की आवाज उसके कानों में पड़ती है जिसे सुनते ही डेविल दौड़ते हुए रूम में जाता है। तभी उसकी नजर उसे लड़के पर पड़ती है जिसे देखते हुए उसे घिन महसूस हो रहा था क्योंकि मेहर की इतनी बेदर्दी से उसे लड़के की खोपड़ी दिख रहे थे। डेविल अपनी नजर उसे लड़के से हटाते हुए मेहर के ऊपर करता है जो उसे ही अपनी खतरनाक आंखों से घूरे जा रहा था। डेविल अपने लार को घटकते हुए मेहर के सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है और अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, यस किंग। मेहर उन लड़कों को घूमते हुए डेविल से सवाल करता है, मेहर, so what punishment should I give these boys? After all they have looked at your future queen with their dirty eyes. मेहर की बात सुन डेविल कहते हुए कुछ कहता उससे पहले ही मेहर बीच में बोल पड़ता है, क्या मैं इनकी आंखें निकाल दूं? इतना कहते हुए मेहर क्यूरियोसिटी डेविल के आंखों में देखने लगता है, लेकिन मेहर की इतनी सर्द नजर देख डेविल करते हुए अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। डेविल की इस हरकत पर मेहर की स्माइल गहरी हो जाती है। मेहर अपने चेयर से खड़ा होते हुए अपने कदम को उन लड़कों की ओर बढ़ा देता है। वही मेहर को अपनी तरफ आता देख वह सारे बॉयज धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए पीछे की ओर जाने लगते हैं। उन सब की हरकतें देख मेहर अपने जेब से अपना फोन निकलते हुए एक बटन प्रेस करता है जिससे ऊपर से केज गिरते हुए उन सब लड़कों को कैद कर लेता है। मेहर अब उस केज के अंदर दाखिल होता है। वह सारे लड़के मेहर को देख गिड़गिड़ाते हुए मेहर के पैरों को पकड़ लेता है। वहीं उन सब लड़कों की हरकतें देख मेहर की हंसने की आवाज उसे टॉर्चर रूम में गूंजने लगती है। मेहर के फेस पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था जिससे वो और भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। वो सब लड़के रोते हुए कहते हैं,
हमें माफ कर दीजिए सर, आज के बाद हम कभी किसी लड़की पर नजर नहीं डालेंगे। उन लड़कों की बात सुन मेहर अपने हाथ को अपने गले पर अजीब ढंग से सहलाते हुए कहता है, आज के बाद लेकिन तुम सब तो आज ही जाने वाले हो। मेहर की बात सुन वो सारे लड़के कंफ्यूजन भरी नजरों से मेहर को देख रहे थे। उन्हें में से एक लड़का घबराते हुए मेहर से पूछता है, कहाँ जाने वाले हैं सर? उसे लड़के की बात सुन मेहर कहता है, गुड क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ कि तुम सब कहाँ जाने वाले हो। इतना कहते हुए मेहर अपनी जेब से एक नाइफ निकलता है, जिसे देखते हुए उन सब लड़के की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मेहर एक लड़की के बालों को पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, इन्हीं आंखों से तुम सबने मेरी जान को देखा था हम। इतना कहते हुए मेहर अपने नाइफ को उसे लड़के के आंखों में बेदर्दी से घुसा देता है। इसी के साथ वो लड़का चीखते हुए बेहोश होने लगता है। मेहर एक एक करके उन सब लड़के के आंखों में नाइफ घुसाते जा रहा था। इन सब से भी मेहर का मन नहीं भरा तो मेहर अपने नाइफ को नीचे लाते हुए उन सब के प्राइवेट पार्ट को उनके बॉडी से अलग कर देता है। डेविल जो ये सब देख रहा था, अपने सन की बॉस की हरकतें देख उसके पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर बाद मेहर उस केज से निकलता है और डेविल के सामने जाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए डेविल तुरंत रुमाल मेहर के हाथों में पकड़ा देता है। मेहर अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ करते हुए डेविल से भावहीन आवाज में कहता है, इन सब को इतना टॉर्चर करो जब तक इन सब की जना ना निकल जाए। इतना कहते हुए मेहर उसे रूम से बाहर चला जाता है। मेहर अपने नाइफ को नीचे लाते हुए उन सब के प्राइवेट पार्ट को उनके बॉडी से अलग कर देता है। डेविल जो ये सब देख रहा था, अपने सन की बॉस की हरकतें देख उसके पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर बाद मेहर उस केज से निकलता है और डेविल के सामने जाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए डेविल तुरंत रुमाल मेहर के हाथों में पकड़ा देता है। मेहर अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ करते हुए डेविल से भावहीन आवाज में कहता है, इन सब को इतना टॉर्चर करो जब तक इन सब की जना ना निकल जाए। इतना कहते हुए मेहर उसे रूम से बाहर चला जाता है। मेहर उसे अंडरग्राउंड हाउस से बाहर निकलता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। मेहर इस वक्त आंखें बंद किया सीट से सिर लगाए रिलैक्स वे बैठा हुआ था। इस वक्त उसे जंगल में सिर्फ सियालों के रोने की आवाजें आ रही थी, जो किसी के भी अंदर डर पैदा करने के लिए काफी था, लेकिन इन सब से मेहर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस वक्त बॉडीगार्ड चारों तरफ से कार को घेर बिना किसी एक्सप्रेशन के एक तक सामने देखे जा रहे थे। 10-15 मिनट बाद डेविल उसे कार में आकर बैठता है और एक नजर मेहर को देखा है, जो आंखें बंद किया अभी भी बैठा हुआ था। डेविल का चेहरा देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा। तभी उसके कानों में मेहर की सर्द आवाज पड़ती है, यू हैव समथिंग टू से। मेहर की बात सुन डेविल घबराते हुए मेहर से कहता है, बॉस योर फैमिली इज कमिंग टू इंडिया टुमारो। डेविल की बात सुन मेहर अपनी बंद आंखें खोलते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के डेविल की आंखों में देखता है। अचानक ही उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल उभर जाती है। मेहर अपने उसी एक्सप्रेशन में डेविल से पूछता है, एवरीथिंग इज रेडी? डेविल, यस बॉस, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर प्लान। डेविल की बात सुन मेहर एक तक कार से बाहर देखते हुए कहता है, इट्स बेटर फॉर यू अगर कुछ भी गड़बड़ हुई। डेविल मेहर की बातों को बीच में रोकते हुए अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाते हुए कहता है, बॉस कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। डेविल की बात सुन मेहर वापस अपनी आंखें बंद किया कार से सिर लगाए बैठ जाता है। कुछ देर बाद उन सब की कार उसे जंगल से निकल जाता है। उन सब के निकलते ही एक पेड़ के पीछे छुप एक शख्स बाहर निकलता है। इस वक्त अंधेरे में उसे आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था। वह आदमी एक तक मेहर के कर को देख रहा था। जैसे ही मेहर की कर उस आदमी के आंखों से ओझल होता है, वो शख्स भी अंधेरे में धीरे धीरे खोता जा रहा था। दूसरी तरफ माही का घर। माही इस वक्त बालकनी में खड़ी एक तक चांद को देखे जा रही थी। तभी माही को उसे चांद में मेहर का चेहरा दिखाई देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसका अंदाजा माही को भी नहीं था। तभी माही के फोन पर नोटिफिकेशन आती है। माही जब अपना फोन ओपन करती है तो एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसे मैसेज को देखते हुए माही की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्या बात है जान, एक चांद दूसरे चांद को देख रहा है? दिस इज नॉट फेयर। उसे चांद को भी इजाजत नहीं है कि मेरी जान की नजर उसे चांद पर पड़े। और एक गुस्से वाला इमोजी था। माही को पता चल गया कि यह शख्स कोई और नहीं मेहर ही है। माही गुस्से में मेहर को मैसेज करती है, आपको मेरा नंबर कहां से मिला? वहीं दूसरी ओर मेहर जो इस वक्त शर्टलेस सिर्फ टॉवल में सोफे पर बैठा हुआ था, अपने फोन पर माही का मैसेज देख उसके होंठ के कोने मुड़ जाते हैं। जान अगर तुम मेरी हो तो तुम्हारे हर एक चीज का पता मुझे होना चाहिए ना। मेहर का मैसेज देख माही गुस्से में अपना फोन बंद करते हुए रूम में आती है और अपने फोन को बेड पर फेंकते हुए बेड पर आकर अपने आप को कंबल से करके लेट जाती है।
वहीं दूसरी तरफ मिहिर जो माही के मैसेज का इंतजार कर रहा था, जब देखता है कि माही मैसेज नहीं कर रही है तो गुस्से में अपने फोन में माही के रूम का वीडियो चालू कर देता है। मिहिर की नजर माही पर जाती है जो कंबल से कवर किए लेटी हुई थी। मिहिर गुस्से में माही को देखते हुए कहता है, जान इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। वही माही जो कंबल के अंदर आंखें बंद किए लेटी हुई थी, तभी उसे ऐसा महसूस होता है कोई उसे गुस्से में घूर रहा है। माही अपना चेहरा कंबल से बाहर निकलते हुए अपनी आंखों को पूरे रूम में घूमती है, लेकिन उससे कोई भी नजर नहीं आता है। माही मन में खुद से कहती है, कोई तो है, बार बार मेरी यह गलतफहमी नहीं हो सकती। इतना सोचते हुए माही बेड से खड़ी होते हुए पूरे रूम में अपनी आंखें घुमाने लगती है। तभी उसकी नजर एक फ्लावर पॉट के पास जाती है। धीरे धीरे माही की आंखें सर्द होती जा रही थी। माही अपने कदम को आगे बढ़ते हुए उसे फ्लावर पॉट के सामने खड़ी हो जाती है और अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए उसे पॉट को टेबल से हटाती है। तभी उसकी नजर कैमरा पर जाती है। वही मिहिर जो माही की हर एक हरकतों को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाता है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो माय लव। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे लगाए चीजों को इतनी आसानी से देख लोगी। मिहिर भावहीन चेहरे के साथ कहता है, दैट्स वाई यू आर सो स्पेशल, व्हाट नो वन एल्स कैन डू फॉर मी, यू कैन डू इट माई फ्यूचर वाइफ। तभी मिहिर का फोन ब्लैंक हो जाता है क्योंकि माही ने गुस्से में वह पोर्ट उसे कैमरे पर फेंक के मारी थी। माही गुस्से में अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए कहती है, हुएवर यू आर, यू हैव मेड योर लाइफ हेल बाय डूइंग दिस। दूसरी तरफ मेहरा मैंशन, इस वक्त पूरी फैमिली मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना डिनर कर रहे थे। इस वक्त दादाजी हेड चेयर पर बैठे हुए थे, उन्हीं के बगल में दादी बैठी हुई थी। सबका ध्यान इस वक्त डिनर पर था, लेकिन सिया वह तो कहीं और ही खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार मिहिर का चेहरा आ रहा था। मिहिर का एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी जो सिया को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि कोई भी खूबसूरत चीज उसकी बहन के पास हो। सिया हमेशा माही को प्रॉब्लम में डालती रहती थी, जिससे उसे सुकून मिलता था, लेकिन जब से उसने मिहिर को माही के साथ देखा तब से मिहिर को पाने की हसरत उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लग गया। किसी की भी नजर इस वक्त सिया पर नहीं था, सिर्फ उसकी मॉम मोहिनी। वो शुरू से ही जब से सिया शॉपिंग मॉल से आई थी तब से नोटिस कर रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।